तो पिछले क्लास से आगे बढ़ते हुए आज फिर एक नए क्लास की तरफ, और आज का क्लास जो है इटली का एकीकरण है। क्या है? इटली का एकीकरण। तो सर्वप्रथम इटली का एकीकरण के बारे में हम लोग जानेंगे। तो आते हैं कि 19वीं शताब्दी में जो है यूरोप में दो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। कह रहा है कि 19वीं शताब्दी में जो है ना यूरोप में दो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। प्रथम घटना या दो महत्वपूर्ण घटना जो है वह दोनों है इटली और जर्मनी का एकीकरण। कौन सा? इटली और जर्मनी का एकीकरण। किसका किसका एकीकरण? जर्मनी और इटली का एकीकरण। कह रहा है कि 19वीं शताब्दी में जो है ना यूरोप में दो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। कितना महत्वपूर्ण घटनाएं? दो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। पहला था इटली और दूसरा था जर्मनी, और दोनों का एकीकरण। एकीकरण मतलब होता है क्या करना? कि एक करना। जो विभक्त होते हैं, जो टुकड़े में बटे होते हैं ना, उन सभी को क्या करना? एक करना। तो ये हुआ। इसके परिणाम स्वरूप यूरोप के मानचित्र पर दो नए राष्ट्रों का उदय हुआ। देखिए 19वीं शताब्दी में हुआ ना कि ये जो हुआ दो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। इसमें क्या हुआ कि यूरोप के मानचित्र पर, यूरोप का जो नक्शा है उसके नक्शे पर दो नए राष्ट्रों का उदय हुआ। कितना का? दो नए राष्ट्रों का उदय हुआ, और पहला का नाम है इटली और दूसरा का नाम है जर्मनी। तो महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ये है कि 19वीं शताब्दी में दो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। पहला था इटली और जर्मनी का एकीकरण। और इस घटना में क्या हुआ? इसके परिणाम स्वरूप ये घटना में क्या हुआ कि दो मानचित्र जो है यूरोप के मानचित्र पर जो है दो नए देश का निर्माण हुआ। दो नए देशों का निर्माण हुआ। पहला देश जो बना वह बना इटली, और दूसरा क्या बना? जर्मनी। दो नए देश जो इटली और जर्मनी बना। अब हम लोग को ही पता है, अब हम लोग भी जानते हैं, आप लोग भी जानते होंगे कि इटली की राजधानी जो है ना क्या है? रोम है। उस समय भी रोम थी और आज भी रोम ही है। तो इटली की राजधानी कहाँ है? रोम है। यह भी एक प्रश्न पूछता है आपके एग्जाम में। यह भी एक प्रश्न जो है पूछता है एग्जाम में कि इटली की राजधानी कहाँ है? तो इटली की राजधानी कहाँ है? तो रोम है। उसके बाद कह रहा है कि समस्त इटली विभिन्न प्रजातियाँ, भाषाओं और धर्मों में क्या विभिन्न जो है इटली जो है विभिन्न, या कह सकते हैं कोई भी देश जो होता है ना, कोई कंट्री जो होता है, कोई राष्ट्र जो होता है, वहाँ पर बहुत सारे प्रजाति, धर्म, भाषा के लोग रहते हैं, क्षेत्र के लोग रहते हैं। उसी प्रकार इटली भी जो है वहाँ भी जो है विभिन्न प्रजातियाँ का लोग, भाषाओं के लोग और वर्गों के लोग विभक्त थे। बहुत सारे वर्गों के लोग वहाँ पे निवास करते थे। इटली को अब आगे बढ़ते हैं तो ये बात जान गए कि इटली के विभिन्न प्रकार के, विभिन्न प्रजाति और भाषाओं और धर्मों के लोग वहाँ पे, वर्गों के लोग वहाँ पे निवास करते थे। उसके बाद है कि इटली के एकीकरण करना संभव नहीं था। कह रहा है कि इटली का एकीकरण जो था ना वह इतना आसान कार्य नहीं था। इटली का एकीकरण करना आसान कार्य नहीं था, बहुत टुकड़ों में बटा हुआ था। यहाँ की जो भाषा, वर्ग और धर्म जो थे बहुत बिखरे हुए थे। फिर भी वहाँ के जो राष्ट्रवादियों जो थे, राष्ट्रवादी नेता जो थे, उनका नाम मेजनी, काबूर और गैरिबाल्डी। ये तीन नामों को आपको जो है बहुत विस्तार से पढ़ना है। आगे के जो है कल के क्लास में आपको इनके बारे में विस्तार से बताया जाएगा। ठीक है? यानी कि वहाँ के जो राष्ट्रवादी नेता हुए ना, जिनका नाम क्या था? पहला नाम मेजनी, दूसरा नाम क्या है? काबूर, और तीसरा नाम आता है गैरिबाल्डी का। इनके प्रयासों से जो है इटली का एकीकरण संभव हो सका, और संभव ही नहीं हो सका प्रयास से 1870 ईस्वी में जो है इटली का एकीकरण हो गया। क्या हो गया? 1870 ईस्वी में। तो वेरी इंपॉर्टेंट, VVI कर लीजिए इसको कि इटली का एकीकरण कब हुआ? तो 1870 ईस्वी में। इटली का एकीकरण कब हुआ? 1870 ईस्वी में हुआ। इस बात को तो एकदम याद ही कर लेना है, बार बार पूछता है, बार बार एग्जाम में पूछता है कि इटली का एकीकरण कब हुआ? तो 1870 में हुआ। और एक बात आपको और बता देते हैं, कम समय में तैयारी करने के लिए आप लोग जो है मेजनी, काबूर, गैरिबाल्डी, ये तीनों के नामों की चर्चा ध्यान से कर लेंगे, क्योंकि 5 नंबर के प्रश्न में एक का नाम देता ही है। आगे बढ़ते हैं कि 1870 में इटली का एकीकरण हो गया। अब आगे है कि इटली के एकीकरण के मसीहा, नाम इंपॉर्टेंट, VVI, ये तीनों नाम बताए हैं कि ये तीनों नाम के बारे में हम लोग को बहुत गंभीरता से पढ़ लेना है कि इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहते हैं? मेजनी को कहते हैं। यानी कि आपके
एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न में अग्रणी प्रश्न है, सबसे आगे का प्रश्न है कि इटली का मसीहा किसे कहा जाता है। तो इटली का मसीहा इसी को कहा जाता है, मेजनी को। किसको? मेजनी को। और तलवार किसे कहा जाता है, ये भी आपको गेस पेपर में क्वेश्चन मिला होगा कि इटली का तलवार किसे कहा जाता है। इटली का तलवार किसे कहा जाता है? तो गैरीबाल्डी को। और राजनीतिक जो था वह काबूर था। ये काबूर के बारे में कहा जाता है कि काबूर जो है सब दिन अपना माथा का टेंशन जो है, अपना सर का टेंशन जो है दूसरे के सर पे ले डालता था। वो इतना बड़ा राजनीतिक था, वो बहुत बड़ा कूटनीतिक राजनीतिक था। तो हमको ध्यान देना है कि इटली के एकीकरण का मसीहा किसे? मेजनी को। बहुत इंपॉर्टेंट है। तलवार किसको? गैरीबाल्डी को। और राजनीतिक किसे? तो काबूर को। 3 नंबर ऑब्जेक्टिव, इसी लाइन से 3 नंबर का ऑब्जेक्टिव आपके पास है। उसके बाद है कि इटली के एकीकरण का जन्मदाता नेपोलियन को माना जाता है। एकदम इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है कि इटली के एकीकरण का जन्मदाता किसे कहा जाता है। इटली के एकीकरण का जन्मदाता जो है, ये आपको ये क्वेश्चन बार बार मिलता होगा कि इटली के एकीकरण का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो नेपोलियन को माना जाता है। और इसे राष्ट्रवाद का जन्मदाता भी कहा जाता है। किसको? नेपोलियन को। नेपोलियन को जो है राष्ट्रवाद का जन्मदाता भी कहा जाता है। अब हम ध्यान देना है कि नेपोलियन को इटली के एकीकरण का जन्मदाता और राष्ट्रवाद का जन्मदाता भी कहा जाता है। उसके बाद आगे पढ़ते हैं कि नेपोलियन ने इटली में, ये भी है, तीन गणराज्य में बांटा था। ये भी बार बार क्वेश्चन पूछता है कि नेपोलियन ने इटली में ट्रांसपेडेन, पहला का नाम क्या है? ट्रांसपेडेन, ध्यान देना है, ट्रांसपेडेन। उसके बाद है लिगुलियन और तीसरा है सिसिलियन गणराज्य। यानी कि नेपोलियन जो है ना, इटली को एकीकरण करने के लिए जो बहुत टुकड़े में बटे हुए थे, वो सभी को जोड़कर मात्र तीन गणराज्य में विभक्त किया, 3 राज्य में बांटा। जो छोटे छोटे टुकड़े थे वो सभी को कुछ को ट्रांसपेडेन में, किसी को लिगुलियन में और किसी को सिसिलियन में लाकर इकट्ठा किया और मात्र 3 गणराज्य बनाया, तो स्थापना की। तो कहता है कि नेपोलियन ने इटली में ट्रांसपेडेन, लिगुलियन और सिसिलियन गणराज्य की स्थापना की और एकीकरण का करे। वीडियो स्टॉप करो। इटली में ट्रांसपेडेन, लिगुलियन और सिसिलियन गणराज्य की स्थापना की। यही पूछता है, यह भी पूछता है कि नेपोलियन ने कितने गणराज्य की स्थापना की। तो 3, ट्रांसपेडेन, लिगुलियन और सिसिलियन गणराज्य की स्थापना की और एकीकरण का नींव रखा। और यही 3 जो है ना, यही 3 को जो है एक करके इसने क्या किया? तो एकीकरण का जो है नींव को रखा था। क्या किया था? एकीकरण को नींव को रखा। उसके बाद कह रहा है कि 9 गुएल्फ आंदोलन के माध्यम से, एकदम इंपॉर्टेंट, 9 गुएल्फ आंदोलन याद कर लेना है। 9 गुएल्फ आंदोलन के माध्यम से इटली वाले को एक खून, एक प्रजाति और एक धर्म को बताया गया। यहाँ पे एक बात मैं और जोड़ देता हूँ कि 9 गुएल्फ आंदोलन जो है ना, जियोबार्टी ने चलाया था। किसने चलाया था? जियोबार्टी ने चलाया था। और जियोबार्टी ने ही कहा था कि इटली में जो है, इटली के जो लोग रहते हैं उनका खून एक है और वह एक प्रजाति के लोग हैं और उनका भाषा और धर्म दोनों क्या है? एक है। यह जो था जियोबार्टी था। यहाँ पे जियोबार्टी होगा कि इसे 9 गुएल्फ आंदोलन किसने चलाया था? जियोबार्टी ने। यह ऑब्जेक्टिव पूछता है क्या है कि 9 गुएल्फ आंदोलन किसने चलाया था? तो जियोबार्टी ने। और जियोबार्टी ने ही बताया था, यह आंदोलन के माध्यम से उसने बताया था कि इटली के लोग जो हैं एक खून, एक प्रजाति, एक भाषा और एक धर्म के लोग हैं। उसने यह बात को बताया था। उसके बाद कहता है कि कार्बोनारी, बहुत इंपॉर्टेंट, VVI, ये 1810 को याद कर लेना है कि कार्बोनारी नामक गुप्त संगठन का जो है स्थापना कब किया गया? तो 810 ईस्वी में। कब? 810 ईस्वी में। इसको देख लीजिए, कार्बोनारी तो पूछता है, इसको तो एकदम कंफर्म याद कर लेना है कि कार्बोनारी का स्थापना कब? तो 1810 ईस्वी में। 1810 ईस्वी में। उसके बाद आगे पढ़ते हैं कि मेजनी जो है ना, कार्बोनारी संगठन का सदस्य था। आपके गेस में, आपके मॉडल पेपर में, आपके एग्जाम पेपर में भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मेजनी जो है किस संगठन का सदस्य था, किस संगठन का सदस्य था। तो आपको आंख मूंद के वहां पे क्या कर देना है? मेजनी मार देना। मेजनी जो था किस संगठन से था? तो आपको वहां पे कार्बोनारी जो है ना, आंख मूंद के कार्बोनारी पे मार देना है। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेजनी जो है कार्बोनारी संगठन का सदस्य था, जिसका कि स्थापना 1810 में हुआ था। तो कार्बोनारी का स्थापना 1810 और उसका सदस्य कौन था? तो मेजनी था।
फिर आगे का है कि इनॉग्रेशन आंदोलन जियोबाटी ने चलाया था। देखिए आ गया यहाँ पे जो है आ गया कि यही इनॉग्रेशन आंदोलन जो था ना, जो बताया था कि एक खून एक प्रजाति एक भाषा धर्म को बताया था किसने, तो जियोबाटी ने। यही जियोबाटी यानी कि इनॉग्रेशन आंदोलन जो है किसने चलाया, जियोबाटी ने चलाया। तो ये ध्यान देना है कि किसने चलाया। तो इटली के एकीकरण के प्रमुख नायक, इटली के एकीकरण के प्रमुख नायक, इटली के एकीकरण के प्रमुख नायकों के बारे में पढ़ेंगे। हमने आपको बताया था अभी कुछ जब पीछे पढ़ रहे थे तो हमने बताया था कि मेजनी जो है इटली के एकीकरण में 3 प्रमुख नायक थे जिनके जीवनी के बारे में आपको ध्यान मिले टाइम मिले तो पढ़ लेना है। हम अभी आपको बारे में बता ही देते हैं उनके बारे में। पहला मेजनी, पहला का नाम क्या है, मेजनी है पहला का नाम। 3 नायक के बारे में जानेंगे। पहला का नाम मेजनी और इनका जन्म और मृत्यु दोनों का जन्म, तीनों का जन्म एवं मृत्यु तो याद ही रखना है तीनों का, क्योंकि यह सब्जेक्टिव बनाने में आपको बहुत मददगार साबित होगी। जब जन्म और मृत्यु याद रहेगा तो आपको जो है 2-2 लाइन तो आपको सब्जेक्टिव में यही हो जाएगा कि मेजनी का जन्म 1805 और मृत्यु जो है 1872 में हुआ। तो सर्वप्रथम आपको याद करना है कि मेजनी का जन्म जो है 1805 में और उनकी मृत्यु कब हो गई, 1872 ईस्वी में हो गई। कब हो गई, जन्म 1805 और मृत्यु 1872। फिर आगे बढ़ते हैं और दूसरा नाम आता है प्रमुख नायकों में, दूसरा नाम आता है काबूर का। किसका, काबूर का। और काबूर का जन्म जो है ना 1810 ईस्वी में हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट है, तीनों का नाम जन्म और मृत्यु जो है ये तीनों इंपॉर्टेंट है। तो मेजनी का जन्म 1805 में और मृत्यु 1872 में, और काबूर का जन्म 1810 में और मृत्यु 1861 में। इस बात को आपको ध्यान देना है कि काबूर का जन्म 1810 में और मृत्यु 1861 ईस्वी में। उसके बाद आता है नाम, नायक का नाम है गैरीबाल्डी। नायक का नाम क्या है, गैरीबाल्डी। और गैरीबाल्डी का जन्म जो है 1807 ईस्वी में हुआ। गैरीबाल्डी का जन्म 1807 ईस्वी में हुआ और उनकी मृत्यु जो है 1882 ईस्वी में हो गई। यानी कि तीनों ये नायक जो है, तीनों नायक का जो है जन्म एवं मृत्यु के बारे में हमने बता दिया, जिससे कि आपको आपके ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाएंगे। सब्जेक्टिव तो यहाँ से बनेगा ही, आपका ऑब्जेक्टिव में पूछाते हैं कि मेजनी का जन्म कब हुआ, तो 1805 में। मृत्यु कब हुई, 1872 में। फिर पूछा जाएगा काबूर का जन्म कब हुआ, तो 1810 में और मृत्यु 1861 में। फिर पूछा जाएगा कि गैरीबाल्डी का जन्म कब हुआ, 1807 ईस्वी में। और फिर उनकी मृत्यु कब हुई, गैरीबाल्डी की मृत्यु कब हुई, तो 1882 में। अब जो है ना, अब हर एक नायक का डिटेल में पढ़ना है कि उसका क्या क्या योगदान रहा, इटली के एकीकरण का योगदान क्या था। तो अब सर्वप्रथम आते हैं मेजनी, ऊपर में भी मेजनी है तो सर्वप्रथम मेजनी के बारे में आते हैं। तो यहाँ पे इस पॉइंट को छोड़ दिया गया है, यहाँ पे इस पॉइंट को नहीं लिखे हैं कि मेजनी का जन्म, तो जन्म मृत्यु तो आपको पहले ही बता दिए हैं। आगे क्या कार्य पढ़ते हैं कि मेजनी को इटली का मसीहा, आपके पिछले क्लास में भी बता दिया गया है कि इटली का मसीहा जो है मेजनी को कहा जाता है, या पैगंबर। क्या होता है, पैगंबर या मसीहा दोनों का अर्थ होता है भगवान, ठीक है। तो यानी कि उसको मसीहा, मेजनी को जो है इटली का मसीहा कहता है। आपके लिए ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि इटली का मसीहा किसे, तो मेजनी को। और उसके बाद जो है उसका बाद मेजनी के बारे में इंपॉर्टेंट लाइन क्या आता है कि मेजनी ने 1831 ईस्वी में यंग इटली की स्थापना की। ये प्रश्न आपको बार बार मिलता होगा कि यंग इटली की स्थापना किसने की, तो मेजनी ने। एकदम ध्यान मिला लेना है, एकदम याद कर लेना है, अभी ही याद कर लेना है कि यंग इटली की स्थापना किसने किया, तो मेजनी ने। यंग इटली की स्थापना मेजनी ने, और कब, 1831 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट है। और इसने एक और संस्था का उसी समय कुछ दिन बाद जो है स्थापना किया था, यंग यूरोप। किसको, यंग यूरोप को। किसको, यंग यूरोप की स्थापना की थी मेजनी ने। मेजनी ने 1831 में यंग इटली, 1834 में, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। 1834 में यंग यूरोप, दो जो है मेजनी का महत्वपूर्ण कार्य था। उसके बाद मेजनी ने 1851 ईस्वी में फ्रेंड्स ऑफ इटली का स्थापना की। ये जो है फ्रेंड्स ऑफ इटली जो है ना, यह एक संगठन संस्था था। इसके तहत युवाओं को, छात्रों को जो है कॉलेज में घूम घूम कर जो है फ्रेंड्स बनाया जाता था। मतलब कि उस सबसे मिल के विश्वविद्यालयों में जाके जो है लोगों को इस संस्था के तहत जोड़ा जाता था और राष्ट्रवादी बातों को, भावनाओं को वहां पे जागृत किया जाता था और जो राष्ट्रवादी जो संगठन चल रहे थे उसमें जुड़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा था। तो फ्रेंड्स ऑफ इटली जो है कब हुआ, तो 1851 में। फ्रेंड्स ऑफ इटली कब, 1851 में। और जो है
किसने किया? तो मेजनी ने। तो फिर मेजनी के अगले कार्य की तरफ पढ़ते हैं, अगले योगदान की तरफ पढ़ते हैं। और मेजनी ने 1821 के विद्रोह में योगदान में ही आता है कि मेजनी जो है 1821 में एक विद्रोह किया था। उस विद्रोह को जो है वहां का शासक जो था ना बुरी तरह से कुचल दिया। उस विद्रोह को जो है वहां का जो है शासक जो था बुरी तरह कुचल दिया, जिससे दुखी होकर वह कौन? मेजनी। वह जो है कौन? मेजनी काला वस्त्र पहनने लगा। क्या पहनने लगा? काला वस्त्र पहनने लगा। मेजनी जो है ना ये 1851 की हुआ जो क्रांति को दबा जो दिया गया था उसके तहत जो है वो जो है काला वस्त्र पहनने लगा। उसके बाद है कि मेजनी जो है गणतंत्रवादी था। कैसा था? वह गणतंत्र में विश्वास करता था। वह गणतंत्रवादी विचार का लोग था। और उसमें राजतंत्र में जो राजा राज करते थे उसमें वो थोड़ा भी विश्वास नहीं करता था। उसमें थोड़ा भी उसको आस्था नहीं था। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर अगले टॉपिक पे मिलेंगे और कुछ नए लोगों अगले दिन काबूल और गैरीवाल्दी के बारे में अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।